नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोग हमारे पिछले वीडियो में देख रहे थे कि शिक्षा मनोविज्ञान का हमने अर्थ एवं परिभाषाएं समझी थी। शिक्षा और मनोविज्ञान का क्या दोनों के बीच में रिलेशनशिप है ये हमने समझा था। इससे पहले आज हम लोग कुछ आगे बढ़े। इससे पहले मैंने पिछले वीडियोज़ में जब मैं मनोविज्ञान का परिचय आपको करवा रहा था तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। मैं उम्मीद तो ये लगा के बैठा था कि कम से कम 60-70 बच्चों के मैसेज आएंगे, कम से कम 100-150 बच्चों के मैसेज आएंगे कि सर हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। बट फिर भी कुछ बच्चों ने मुझे रिप्लाई किया। जो हमारा ऑफिशियल नंबर है इसके ऊपर कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं कि सर हमें जो आपने क्वेश्चन पूछे थे उनके कहीं आंसर नहीं मिले हैं। आज मैं सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन का आंसर सोल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिन बच्चों ने, अब कई बच्चों के मन में ऐसा आ गया होगा कि सर ने ये क्वेश्चन कब पूछा था, तो जिन बच्चों ने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं अभी तक, वो बच्चे पहले जाकर के उन सभी वीडियोस को देखें। हमारे मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करें, शिक्षा की पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करें। उसके बाद ही आपको शिक्षा मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि समझने के लिए समझने को आएगी। उसके बाद ही आपको समझ आएगी, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले आप पुराने वीडियोज़ को देखिए और उन वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन वीडियोज़ पर कमेंट कीजिए। तो हम लोग आज बढ़ते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में पूछा था, जब मैं मनोविज्ञान का परिचय पढ़ा रहा था, तो उसमें जब मैं संप्रदाय पढ़ा रहा था तो संप्रदाय के दौरान मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे। मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का प्रथम बल किस संप्रदाय को कहा जाता है। ये मैंने पूछा था तुम्हें, मनोविज्ञान का प्रथम बल कौन से संप्रदाय को कहा जाता है। पहला क्वेश्चन ये मैंने पूछा था। देखो, मनोविज्ञान का प्रथम बल जो फर्स्ट फोर्स है वो मुख्य रूप से मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय को। साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जो मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय है मनोविज्ञान का, वह मनोविज्ञान का कौन सा बल कहलाता है? मनोविज्ञान का प्रथम बल कहलाता है, फर्स्ट फोर्स कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि मनोविज्ञान का द्वितीय बल कौन सा संप्रदाय है? सेकेंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का दैतिक बल या द्वितीयक बल किसे कहते हैं? मनोविज्ञान का द्वितीय बल जो संप्रदाय है वह संप्रदाय है व्यवहारवाद संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? व्यवहारवाद। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? सिगमंड फ्रायड ने की थी। व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वाटसन ने की थी। और मनोविज्ञान का जो तृतीय बल है, थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का तृतीय बल मानवतावादी संप्रदाय कहलाता है। कौन सा है? मानवतावादी संप्रदाय। मनोविज्ञान का प्रथम बल कौन सा हो गया? मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय, जिसके जनक सिगमंड फ्रायड माने गए थे। मनोविज्ञान का द्वितीय बल व्यवहारवाद संप्रदाय और मनोविज्ञान का तृतीय बल मानवतावादी संप्रदाय। क्लियर है? ये तीनों के तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। दूसरा, मैंने एक वीडियोज में आपसे ये पूछा था, जब मैं मनोविज्ञान का निष्कर्ष पढ़ा रहा था, आपको परिचय का निष्कर्ष पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको एक कोटेशन पूछी थी। कोटेशन क्या थी? कि मनोविज्ञान मुख्य रूप से मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ये हमें बिल्कुल पता है ना। मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। और मैंने ये कहा था कि जो व्यक्ति का मानव व्यवहार होता है वो व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल होता है। मतलब व्यक्ति का और एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है। ये मैंने आपसे पूछा था और ये कोटेशन मुख्य रूप से किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी?
ये भी मैंने पूछा था और मैंने आपको एक हिंट भी दिया था कि उस मनोवैज्ञानिक को मुख्य रूप से क्षेत्र मनोवैज्ञानिक के रूप में जानते हैं, फील्ड साइकोलॉजिस्ट, क्षेत्र मनोवैज्ञानिक के रूप में जानते हैं हम उसको। तो इस क्वेश्चन का जो संक्षिप्तीकरण है, बी को मुख्य रूप से इंगित किया गया था बिहेवियर से, व्यवहार से। बी का मतलब होता है बिहेवियर या व्यवहार। एफ का मतलब होता है गुणनफल या प्रतिफल। पी का मतलब होता है व्यक्ति, पर्सन। और ई का मतलब होता है वातावरण। मानव का व्यवहार व्यक्ति व वातावरण का प्रतिफल है, ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो बेटा जो मनोवैज्ञानिक थे उस मनोवैज्ञानिक का नाम है कुर्ट लेविन। क्या नाम है? कुर्ट लेविन। जो कुर्ट लेविन नाम के क्षेत्र मनोवैज्ञानिक थे या क्षेत्रीय मनोवैज्ञानिक थे, फील्ड साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि जो मानव का व्यवहार होता है वह व्यक्ति व वातावरण का गुणनफल या प्रतिफल होता है। इसको कोटेशन में कैसे था? B बराबर F कोष्टक P इंटू ई या P ऑब्लिक ई। बी का मतलब होता है बिहेवियर, व्यवहार। एफ का मतलब होता है प्रतिफल। पी का मतलब होता है व्यक्ति। ई का मतलब होता है वातावरण। मानव व्यवहार है वो किसका? व्यक्ति व वातावरण का प्रतिफल है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कुर्ट लेविन ने कहा है। उम्मीद करता हूं आपको इन क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को इन क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको उसका क्लियरिफिकेशन कर दूंगा। क्लियर है? आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने वाला जो हमारा प्रोसेस है उसमें पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या क्या है। हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था मनोविज्ञान क्या होता है, हमने हमारे सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने मनोविज्ञान के परिचय से संबंधित उसकी अर्थ व परिभाषाएं क्या क्या है, मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, मनोविज्ञान का ऐतिहासिक डेवलपमेंट विश्व के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में क्या रहा है, मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी हैं, मनोविज्ञान का भारत में विकास कैसे हुआ है। इन सब चीज़ों को हमने मनोविज्ञान के परिचय वाला जो पार्ट था हमारा, लगभग 6 से 7 लेक्चर उसके हुए थे, हमने वो समझा था। दूसरा जो हमारा पार्ट चालू हुआ था वो हुआ था शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या रहा है, शिक्षा कितने प्रकार की होती है, शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है और दोनों में क्या अंतर है। और इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमारा एक टॉपिक बना था जिसको हम बोलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान कहते किसको हैं, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है। क्लियर है? आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या क्या है, एम एंड ऑब्जेक्टिव। एम एंड ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या क्या है। एक ही बात है, उद्देश्य एवं लक्ष्य। कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या क्या हैं, ये आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे पहला उद्देश्य है शिक्षकों की सहायता करना। शिक्षकों की सहायता करना। टू हेल्प द टीचर, किसकी सहायता करना, टीचर्स की सहायता करना। ये किसका उद्देश्य है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है।
टीचर्स की सहायता किस किस रूप में करता है शिक्षा मनोविज्ञान, ये अब हमें समझना है। देखो, मैंने आपको जब हम लोग शिक्षा पढ़ रहे थे तो शिक्षा के 3 चर बताए थे। पहला चर कौन सा होता है? एक चर होता है शिक्षक, दूसरा चर होता है शिक्षार्थी, और तीसरा चर होता है पाठ्यक्रम। ये 3 चर बताए थे मैंने आपको कि शिक्षा के कितने चर होते हैं? 3 मुख्य रूप से चर होते हैं। शिक्षक कैसा चर है? स्वतंत्र चर है। शिक्षार्थी कैसा है? आश्रित चर है। और पाठ्यक्रम कैसा है? ये मध्यस्थ चर है। ये 3 चर बताए थे मैंने आपको कि शिक्षा के मुख्य रूप से 3 वेरिएबल्स होते हैं। पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम। शिक्षक का मतलब होता है स्वतंत्र चर, शिक्षार्थी का मतलब होता है आश्रित चर, और पाठ्यक्रम का मतलब होता है मध्यस्थ चर। जो दोनों स्वतंत्र चर व आश्रित चर के मध्य में जो गैप है, उस गैप को कम करने का काम कौन करता है? पाठ्यक्रम करता है। तो स्वतंत्र चर क्या है? शिक्षक है। अब शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता किस प्रकार से करता है? देखो कैसे करेगा। सबसे पहले कक्षा में विभिन्न व्यक्तिक विभिन्नताएं होती हैं, होती है नहीं होती? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक शिक्षक का सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि वह जैसे ही कक्षा में एंटर होता है, शिक्षक सबसे पहले वह कक्षा के स्तर को जानने की कोशिश करता है कि मैं जिस कक्षा में पढ़ा रहा हूं उस कक्षा के शिक्षार्थियों का स्तर क्या है, उनका आईक्यू लेवल क्या है। सबसे, क्योंकि हमें ये पता है कि जो कक्षा होती है उस कक्षा में विभिन्न संप्रदाय के, विभिन्न संस्कृति के, जिनका विभिन्न संस्कृतियों का इतिहास रहा है, विभिन्न समाजों के बच्चे पढ़ने आते हैं। उन समाजों की, उन सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को ध्यान में रखते हुए कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, कुछ बच्चे प्रखर बुद्धि के होते हैं, कुछ बच्चे मध्यस्थ होते हैं, ना तो ज्यादा पढ़ने वाले ना ज्यादा जिसको बोलते हैं डफ, मतलब मंद बुद्धि वाले, तो बीच के होते हैं कुछ बच्चे। तो कक्षा में विभिन्न तरह की व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले उन व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने में सहायता करता, समझाने में सहायता करता है कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। दूसरा, कई बार हमने ये देखा है कि हमारा जो ड्रॉप आउट रेट है, जो बच्चों का एडमिशन हो जाता है और एडमिशन होने के बाद में कई बच्चे कक्षा में आना बंद कर देते हैं, या कई बच्चे 10 दिन की छुट्टी करके फिर कक्षा में आते हैं। तो टीचर ये जानने की कोशिश करता है, शिक्षा मनोविज्ञान टीचर को इस तरीके से सहायता करता है कि भाई बच्चे का कक्षा में नहीं आने के क्या क्या कारण रहे। तो जो शिक्षक और विद्यार्थी की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जानने में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की सहायता करता है। पहला इसका उद्देश्य। दूसरा इसका उद्देश्य कौन सा आएगा? पहला उद्देश्य कौन सा हो गया? शिक्षकों की सहायता करना। दूसरा इसका उद्देश्य आएगा उचित शैक्षिक निर्देशन देना। शिक्षा मनोविज्ञान का जो दूसरा उद्देश्य है, वह दूसरा उद्देश्य क्या है कि वह शिक्षक को उचित शैक्षिक निर्देशन देने के लिए तैयार करता है कि भाई हम बच्चे को प्रॉपर एजुकेशनल गाइडेंस, हम कई बार होता है जैसे अभी हमारे पेपरों के रिजल्ट्स आए हैं, तो अब कई बार सीनियर सेकेंडरी के बच्चे या 11th के बच्चे अपना सब्जेक्ट चूज करने में कई बार कंफ्यूज रहते हैं। तो टीचर बच्चों को ये बताता है कि आपको कक्षा 12 के बाद में किस क्षेत्र में क्या किस प्रकार की संभावनाएं हैं, आपको किस क्षेत्र में जाना है। कब बताएगा वो?
पहले तो शिक्षकों की सहायता कर दिया, शिक्षक ने ये जान लिया कि इस बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, इस बच्चे की कैपेसिटी क्या है, ये बच्चा कितना कर सकता है। उसके बाद में शिक्षक क्या करता है, उचित शैक्षिक निर्देशन देने का काम करता है, और ये शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा मुख्य उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य आता है उचित पाठ्यक्रम बनाना। तीसरा उद्देश्य कौन सा है, उचित पाठ्यक्रम बनाना। प्रॉपर करिकुलम फ्रेम करना कि भाई इस बच्चे को, ये बच्चा कक्षा 2 में इसने एडमिशन लिया है, कक्षा 2 की जो मूलभूत संरचना है, मूलभूत पाठ्यक्रम जो संरचना है कि कक्षा 2 में बच्चे को क्या पढ़ाना है और कक्षा 2 के बच्चे का पाठ्यक्रम किस प्रकार से बनेगा, कक्षा 3 के बच्चे को हमें क्या पढ़ाना है, कक्षा 4 के बच्चे को हमें क्या पढ़ाना है। विभिन्न कक्षाओं का जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उस करिकुलम को फ्रेम करने में शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख योगदान होता है। और शिक्षा मनोविज्ञान इसी प्रकार का, कुछ इस प्रकार का पाठ्यक्रम बनाने की निर्देश देता है कि जो बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। बच्चे को पढ़ना भी आना चाहिए, बच्चे को गणित का ज्ञान भी होना चाहिए, बच्चे को विज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए, बच्चे को सामाजिक विज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए, बच्चे को नैतिक शिक्षा का ज्ञान भी होना चाहिए, बच्चे को पर्यावरण शिक्षा का ज्ञान भी होना चाहिए, बच्चे को शारीरिक शिक्षा का भी ज्ञान होना चाहिए। जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों का ज्ञान बच्चे को होना चाहिए। इसलिए तीसरा मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, उचित पाठ्यक्रम बनाना। इसका जो चौथा उद्देश्य है वो आएगा उचित व्यावसायिक मार्गदर्शन करना। उचित व्यावसायिक मार्गदर्शन करना। ये सबसे बड़ी उद्देश्य है शिक्षा मनोविज्ञान का, और ये आज इस भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चा 12th पास है, बच्चा BA पास है, परंतु वह बच्चा बेरोजगार है, उसे रोजगार नहीं मिलता। और बच्चा किसकी कोशिश करता है, ज्यादातर सरकारी नौकरियों की। वह खुद का काम नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि उसको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं दी गई। हमें कक्षा 12th में, कक्षा 10th में ये पढ़ाया जाता है। जनरली हम लोग जब कक्षाओं में थे तो हमें ये पढ़ाया जाता था कि बेटा आपको बड़ा होकर क्या बनना है। ये पढ़ाया जाता था हमें कि आप IAS, आपको IAS बनना है, आपको टीचर बनना है, आपको इंजीनियर की फील्ड में जाना है। लगभग हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क का विकास कुछ सरकारी नौकरियों की तरफ कर दिया जाता था। हमें ये नहीं सिखाया जाता था कि बेटा अगर आपको नौकरी ना मिले तो आप अपना खुद का भी कुछ ना कुछ व्यवसाय कर सकते हैं, आप खुद का कुछ ना कुछ छोटा मोटा कामकाज स्टार्ट कर सकते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का चौथा लक्ष्य क्या हो गया? उचित व्यावसायिक मार्गदर्शन करना। भारत में एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग वर्तमान में 78% बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं दी गई है। हम पढ़े लिखे तो खूब हैं, परंतु 100 में से 78 बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि अगर उसे सरकारी नौकरी नहीं मिली तो उसे क्या करना है। जरूरी थोड़ी है कि सभी व्यक्तियों को सरकारी नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी। और दूसरा बड़ा रीजन क्या है कि जो हमारी शिक्षा है वो मुख्य रूप से कुछ पर्टिकुलर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को लेकर के चलती है। उसे ये नहीं सिखाया जाता कि आप खुद भी अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने खुद की स्किल्स को पहचान करके उसके अनुसार आप अपना काम कर सकते हैं। अभी मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट, एक स्टडी पढ़ रहा था कि
जो हमारा ये लॉकडाउन का टाइम है, अभी 3-4 महीने हो गए लॉकडाउन लगे हुए, एक व्यक्ति है मुंबई का, आईआईटी से पास आउट है, वह आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है और वो लगभग पिछले 4 साल से एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, परंतु लॉकडाउन के कारण प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जितने भी टीचर हैं उन सबको इस कॉलेज यूनिवर्सिटी में बुला नहीं रहे, तो वह व्यक्ति घर पे बैठा था। उस व्यक्ति के मन में यह विचार आया कि क्यों ना मैं इस खाली समय का सही सदुपयोग करूं। तो उस व्यक्ति ने ग्रामीणों की सहायता से, गांव का व्यक्ति था, गांव का बच्चा था, ग्रामीणों की सहायता से लगभग 10 एकड़ बीघा में बागवानी प्रारंभ की, फल सब्जियां उगाई। और अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई है, एक उसका लेख आया है पेपर में, दैनिक जागरण के पेपर में लिखा हुआ था कि उस व्यक्ति ने लगभग 3 महीने के दौरान अभी तक लगभग 1.5 करोड़ रुपए का टर्न ओन कर लिया। 1.5 करोड़ रुपए का उसने अपना व्यवसाय कर लिया। 1.5 करोड़ रुपए की फल सब्जियां बेच दी और 1.5 करोड़ रुपए में से लगभग उसको 40% प्रॉफिट हुआ है। तो वह व्यक्ति 1 महीने का अगर एवरेज निकालें तो उस व्यक्ति की 1 महीने की एवरेज 10 लाख रुपए हो गई। अगर वह व्यक्ति, उसको जो चीज सिखाई गई थी, उसको जिस प्रकार की शिक्षा दी गई थी कि आपको तो सरकारी नौकरी ही करनी है, तो वह व्यक्ति सरकारी नौकरी के भरोसे रहता और वो प्रॉपर अपना उसके अंदर स्किल्स थी, इसलिए उस व्यक्ति ने अपनी स्किल्स को पहचाना और अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का एक उद्देश्य क्या है? उचित व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करना। क्लियर है? नेक्स्ट इसका जो उद्देश्य आता है वो उद्देश्य आता है उचित अध्यापन विधि बताना। शिक्षा मनोविज्ञान यह बताती है कि प्रत्येक टीचर को किस बच्चे के साथ किस प्रकार का बिहेव करना है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ने में, कोई बच्चा पढ़ने में ज्यादा प्रतिभाशाली है तो उस बच्चे को किस प्रकार का होमवर्क देना है, और कोई बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा मध्यम श्रेणी का है तो उसे किस प्रकार का होमवर्क देना है। कक्ष के दौरान किस प्रकार के टीचिंग मेथड का प्रयोग करना है। हमें शिक्षा मनोविज्ञान ये पढ़ाती है, ये सिखाती है कि मुख्य रूप से हायर स्टडी में जो टीचिंग मेथड अप्लाई किए जाते हैं वो मुख्य रूप से हमारे प्राइमरी लेवल पर सही प्रकार से सक्सेस नहीं हो पाते। प्राइमरी लेवल पे मुख्य रूप से बच्चे को जो पढ़ाना होता है वह मुख्य रूप से खेल विधि के माध्यम से, बुनियादी शिक्षा के माध्यम से, प्रयोजना विधि के माध्यम से, प्रश्नोत्तरी विधि के माध्यम से, कुछ इन विधियों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। हायर स्टडी में ये जो विधियां हैं ये विधियां चेंज हो जाती हैं। वहां पे कुछ हायर विधियां जैसे टीचिंग मेथड आते हैं, वहां पे व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाएगा। तो मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान क्या काम कर रहा है? उचित अध्यापन विधि कि बच्चे को किस टीचिंग मेथड से हमें पढ़ाना है। बच्चे को हमें कुछ चलचित्र, कुछ हमें चार्ट का प्रयोग करना है, किस टॉपिक में हमें चार्ट का प्रयोग करना है, किस टॉपिक में हमें व्याख्या करनी है, और किस टॉपिक में हमें फील्ड में ले जा करके उससे कुछ काम करवाना है, उससे कुछ रिसर्च करवाना है। इस तरह की अध्यापन विधियों की जो व्याख्या करता है वो कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान करता है। नेक्स्ट इसका जो उद्देश्य आता है वह उद्देश्य आता है शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व में सहायता प्रदान करना। शिक्षार्थी के व्यक्तित्व में, व्यक्तित्व विकास में, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व विकास में
सहायता करना। बच्चे की पर्सनैलिटी किस प्रकार से ज्यादा बेटर हो सकती है, बच्चा किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, उस व्यक्तित्व के विकास के लिए, उस व्यक्तित्व के विकास में सहायता करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान अपना काम करती है, अपनी हेल्प करती है। नेक्स्ट इसका उद्देश्य आएगा अभिभावकों की मदद करना या अभिभावकों को मार्गदर्शन करना, गाइडेंस देना उनको। जनरली बच्चे के अंदर क्या क्या कैपेसिटी है, बच्चा कितना कैपेबल है, इसका पता केवल शिक्षक लगा सकता है। उसके माता पिता बिल्कुल भी नहीं लगा सकते कि मेरा बच्चा क्या कुछ करने में कैपेबल है। इसका ज़्यादातर पता शिक्षक ही लगा सकते हैं, माता पिता नहीं लगा सकते। माता पिता की इच्छा है कि मेरा बच्चा कलेक्टर बने, परंतु बच्चे की कैपेबिलिटी ऐसी है कि वह बच्चा कुछ अलग क्षेत्र में अपना कुछ नया करना चाहता है। तो टीचर बच्चा तो नहीं समझा सकता अपने माता पिता को, क्योंकि बच्चा अगर समझाएगा तो अभिभावक क्या बोलेंगे कि तेरे से ज्यादा तो हम जानते हैं, तू हमें क्या सिखा रहा है। तो मुख्य रूप से जो ये सिखाने का काम है, जो अभिभावकों को गाइडेंस करने का जो काम है, अभिभावकों को मार्गदर्शन करने का जो काम है, वो शिक्षक करता है। और ये किसका उद्देश्य है? शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है अभिभावकों का मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट इसका उद्देश्य आता है मूल्यांकन विधियों का निर्माण करना। मूल्यांकन विधियों का निर्माण करना। एक बच्चे को टीचर 1 साल तक पढ़ाता है। अब उस बच्चे को 1 साल के दौरान टीचर ने क्या पढ़ाया और उस बच्चे ने कितना सीखा, इसका मूल्यांकन मुख्य रूप से हमारी परीक्षाओं के माध्यम से किया जाता है। विभिन्न हमारी जो हमारे क्लास टेस्ट होते हैं, जो हमारी हाफ ईयरली होती है और ईयरली होती है, जो हमारा इवोल्यूशन का मुख्य रूप से उसको मूल्यांकन करने का जो पार्ट है, जो उसको मूल्यांकन करने की जो तरीके हैं, उन तरीकों को बताने का काम कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान करता है। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो हमारा CCE वाला जो पार्ट है, समग्र एवं व्यापक मूल्यांकन, ये शिक्षा मनोविज्ञान की ही देन है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? मूल्यांकन की उचित विधियों का निर्माण करना। और शिक्षा मनोविज्ञान का जो लास्ट उद्देश्य आता है, वह उद्देश्य है समूह गतिकी को समझने में सहायता करना। समूह गतिकी, ग्रुप डायनामिक को समझने में सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से बच्चों का जो एक समूह है और उस समूह में बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाना है, उस समूह से क्या क्या एक्टिविटी करवानी है और उस समूह का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे करना है, बच्चे के ऊपर किस चीज का सर्वाधिक प्रभाव है, उसकी संस्कृति का प्रभाव है, उसके मित्र मंडली का प्रभाव है, उसके माता पिता का प्रभाव है, उसके समाज का प्रभाव है, किस चीज का प्रभाव है बच्चे के ऊपर, बच्चे की सभी प्रकार की जो डायनामिक्स होते हैं उसकी संस्कृति कैसी रही है, उसको समझने में कौन हेल्प करता है? उसको समझने में शिक्षा मनोविज्ञान हेल्प करता है। क्लियर है? तो मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान के क्या क्या उद्देश्य हो गए? शिक्षकों की सहायता करना, उचित शैक्षिक निर्देशन देना, उचित पाठ्यक्रम बनाना, उचित व्यावसायिक मार्गदर्शन करना, उचित अध्यापन विधि प्रस्तुत करना, शिक्षार्थी के
व्यक्तित्व विकास में सहायता करना, अभिभावकों को मार्गदर्शन करना, मूल्यांकन विधियों का निर्माण करना और समूह गतिकी को समझने में मदद करना, ये मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्लियर है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के ये कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। अब दूसरा इसमें पार्ट आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र कौन कौन सा है। स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी या एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र कौन कौन सा है। या शिक्षा मनोविज्ञान का फील्ड कौन कौन सा है, या शिक्षा मनोविज्ञान का क्या क्या स्कोप है। देखो, एक हमारे मनोवैज्ञानिक हुए थे, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, जिनका नाम था लिंडग्रेन। लिंडग्रेन महोदय ने क्या कहा था कि मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान के 5 कार्य क्षेत्र होते हैं। कितने स्कोप होते हैं? 5 कार्य क्षेत्र होते हैं। किसके? शिक्षा मनोविज्ञान के। ऐसा किसने कहा था? ऐसा लिंडग्रेन ने कहा था। कौन कौन से स्कोप होते हैं उसके, कौन कौन से कार्य क्षेत्र होते हैं? सबसे पहला कार्य क्षेत्र होता है शिक्षार्थी। सबसे पहला कार्य क्षेत्र क्या है? शिक्षार्थी। शिक्षा मनोविज्ञान का तभी महत्व है जब कोई ना कोई शिक्षार्थी हो। बिना शिक्षार्थी के शिक्षक की कोई महत्वता नहीं है। शिक्षक भी तभी बनाया जाता है जब कोई ना कोई शिक्षार्थी होता है। अगर शिक्षार्थी ही नहीं होंगे तो शिक्षक की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहला कार्य क्षेत्र क्या हो गया? शिक्षार्थी। दूसरा कार्य क्षेत्र होता है सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप क्या होगा। सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप, कि बच्चे को हमें किस टीचिंग मेथड से समझाना है, किस टीचिंग विधि का प्रयोग करके बच्चे को बताना है, ये शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है। तीसरा कार्य क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान का, जो मुख्य रूप से तीसरा कार्य क्षेत्र है वो है सीखने की परिस्थितियां कौन कौन सी होंगी। सीखने की परिस्थितियां, ये शिक्षा मनोविज्ञान का तीसरा उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य है मापन व मूल्यांकन कार्य क्षेत्र। मापन व मूल्यांकन, चौथा कौन सा कार्य क्षेत्र है? मापन व मूल्यांकन। और इसका जो 5वां कार्य क्षेत्र है वो है निर्देशन, गाइडेंस करना व बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य का, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। सबसे पहला इसका कार्य क्षेत्र क्या है? शिक्षार्थी के बिना शिक्षक की महत्ता नहीं है, तो सबसे पहले क्या होना जरूरी है? शिक्षार्थी। उसके बाद सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप क्या होगा? टीचर उसको किस प्रक्रिया के माध्यम से सिखाएगा। सीखने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां जिम्मेवार हैं, कौन कौन सी परिस्थितियों का होना आवश्यक है। बच्चे का मापन व मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, और अगर बच्चा मापन व मूल्यांकन में कुछ उसको असफलता मिलती है तो उसका निर्देशन कैसे किया जाएगा, और उसके मन के अंदर जो शंकाएं हैं, मन के अंदर जो चिंताएं हैं, और उन चिंताओं के कारण उसका मेंटली इम्बैलेंस हो जाता है, पूरा मेंटल हमारा जो सोचने समझने की क्षमता है वो असंतुलित हो जाती है, तो उस बच्चे को सही प्रकार से वापस उसी प्रक्रिया में किस प्रकार से ढालना है, ये मुख्य रूप से इसका कार्य क्षेत्र है। तो कितने कार्य क्षेत्र हो गए? मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान के
5 कार्य क्षेत्र होते हैं: शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप, सीखने की परिस्थितियां, मापन व मूल्यांकन और निर्देशन व मानसिक स्वास्थ्य। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत इसी में एक टॉपिक आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है ये हमने पढ़ा, उसके स्कोप क्या क्या है ये हमने पढ़ा। अब शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम लोग देखेंगे। मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान का जो महत्व है, सबसे पहला इसका महत्व है छात्रों की समस्याओं को समझना। छात्रों की समस्याओं को समझने में सहायता करना। क्या है, सबसे पहला इसका महत्व क्या है कि छात्रों की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को समझने में सहायता करती है। कौन करती है? शिक्षा मनोविज्ञान। दूसरा इसका जो महत्व है वो है छात्रों की विकासात्मक, डेवलपमेंटल, विकासात्मक विशेषताओं को जानना। मुख्य रूप से बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, बच्चे का जो विकास होता है, जन्म के बाद बच्चे के विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। मुख्य रूप से शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। बाल्य अवस्था में बालक में शैशव अवस्था में बालक में क्या क्या परिवर्तन होंगे, बाल्य अवस्था में बालक में क्या क्या परिवर्तन होंगे, किशोर अवस्था में उसको किस प्रकार का गाइडेंस करना है, प्रौढ़ावस्था में उसे किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है और वृद्धावस्था में उसे किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। उसकी विकासात्मक, डेवलपमेंट जितनी भी एक्टिविटी है उन सभी एक्टिविटीज को समझने में सहायता, उनको जानने में सहायता कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान करता है। क्लियर है? इसका तीसरा जो महत्व है वह है कक्षा के शिक्षण को समझने में सहायता करना। कक्षा के शिक्षण को समझने में सहायता करना। एक टीचर रेगुलर कक्षा में जाता है, अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाता है, बच्चे भी सही तरीके से पढ़ते हैं, अटेंडेंस भी 100% होती है, परंतु जब उस कक्षा का रिजल्ट आता है तो वह टीचर की अपेक्षाओं से बिल्कुल कम आता है। टीचर ने यह अपेक्षा कर रखी थी कि भाई मेरी कक्षा में तो कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, हुआ ऐसा कि कोई भी पास नहीं हुआ। उसने अपेक्षा क्या कर रखी थी कि कोई भी फेल नहीं होगा, सब बच्चे पास होंगे, परंतु कुछ हुआ ऐसा कि सारे के सारे बच्चे फेल ही हो गए, कोई पास ही नहीं हुआ। तो उस टीचर के जो टीचिंग मेथड थे, उस टीचर की जो पढ़ाने की विधियां थी, उन विधियों में कहां लैकिंग रह गई? क्या उसने सही कंटेंट को लेकर बच्चों को नहीं पढ़ाया? जब वह बच्चों को पढ़ाता था तो हो सकता है टीचर जाता हो परंतु वह बच्चों के साथ मटरगस्ती कर रहा हो, जो चीज उसके काम की नहीं है वो चीजें पढ़ा रहा हो। तो उसका जो शिक्षण विधियां हैं, जो उसका शिक्षण का स्वरूप है, वो बच्चों के लिए कितना सकारात्मक रहा है, कितना नकारात्मक रहा है, इस रूप में इस चीज को पहचानने के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानने के लिए। नेक्स्ट क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को
जानने के लिए। मैंने आपको ये चीज जब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव था तब भी समझाया था कि शिक्षकों की सहायता करता है कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में किस प्रकार से टीचर की सहायता की जा सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट है धनात्मक पॉजिटिव मनोवृत्ति का विकास करने में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान हमें यह सिखाता है, पॉजिटिव चीजें यह सिखाता है कि सभी व्यक्ति जन्म से समान होते हैं, परंतु वह व्यक्ति जिस समाज में जन्म लेता है उस व्यक्ति की पहचान उसी समाज के अनुसार होती है। जाति प्रथा का विरोध करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, जाति व्यवस्था को नहीं मानना, ये सारी की सारी जो चीजें, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है हमारा, कोई बच्चा नीचे की कास्ट का है तो नीचे की कास्ट को जनरली ये माना जाता है, हमारे भारतीय प्राचीन कालीन भारतीय परंपरा ये रही है कि जो नीचे का तबका होता है वह मुख्य रूप से साफ सफाई का काम करता है, मुख्य रूप से चमड़े का कार्य करता है। तो हम जनरली ये भारतीय परंपरा में इस तरह का उसका एटीट्यूड, उस तरह का बच्चे का एटीट्यूड इस प्रकार का डेवलपमेंट किया जाता है कि जो छोटी कास्ट का निम्न जाति का बच्चा होता है उसे निम्न समझा जाता है। परंतु शिक्षा मनोविज्ञान बच्चे में किस तरह की मनोवृत्ति पैदा करता है? पॉजिटिव, कि वह व्यक्ति हो सकता है जाति धर्म के आधार पर भिन्न होगा, परंतु है तो वह भी व्यक्ति ना, मानव है ना, मानवता के आधार पे हमें प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए। इस प्रकार की मनोवृत्ति की धारणा, इस प्रकार के मनोवृत्ति का विकास शिक्षा मनोविज्ञान करता है। मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता करता है। किसमें? पाठ्यक्रम निर्माण में। मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान अपवादग्रस्त बच्चों को प्रभावी शिक्षण किस प्रकार से देना है, प्रभावी शिक्षण देने में सहायता करता है। कई बार होते हैं ना कुछ बच्चे कक्षा में कुछ ज्यादा ही उड़दंगी होते हैं, जो जब कक्षा में आते हैं वो यही सोच के आते हैं कि हमें तो टीचर को परेशान करना है। वो कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं अपवाद। हर कक्षा में मिलेंगे, आपकी 200 बच्चों की कक्षा है तो 1-2 बच्चे तो क्या मिलेंगे, अपवाद मिलेंगे। उन अपवादग्रस्त बच्चों को प्रभावी शिक्षण किस प्रकार से देना है, उनकी शिक्षा का सही मार्गदर्शन किस प्रकार से करना है, यह मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान सिखाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान का जो लास्ट महत्व है वो आता है रिसर्च कार्यों में, शोध कार्यों में शिक्षा मनोविज्ञान हमारी किस प्रकार से सहायता करता है, या शोध कार्यों को करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान हमारी सहायता करता है। हमें यह जानना होता है कि यह बच्चा कक्षा में क्यों नहीं आया, इस बच्चे के कक्षा में आने के पीछे क्या क्या कार्य कारण रहे हैं, इन सब को जानने में शिक्षा मनोविज्ञान हमारी सहायता करता है। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का स्कोप क्या है, और शिक्षा मनोविज्ञान की इंपॉर्टेंस क्या है। अब शिक्षा मनोविज्ञान का जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। बेटा हम लोगों ने एजुकेशन जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो साइकोलॉजी का भी पढ़ा था, मनोविज्ञान का भी, ऐतिहासिक विकास किस प्रकार से हुआ वो भी पढ़ा था, शिक्षा का ऐतिहासिक विकास, शिक्षा के विकास के कितने स्वरूप रहे वो भी हमने पढ़ा था। और अब हम लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास में किन किन मनोवैज्ञानिकों ने, किन किन दार्शनिकों ने अपनी क्या क्या
कथन दिए, अपनी क्या क्या महत्ता बताई है और शिक्षा मनोविज्ञान को प्रभावी रूप से किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने क्या मत दिए हैं, ये हम हमारी लास्ट वाली कक्षा में, लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।